नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और मेरे साथ हैं सैयद मुर्तज़ा। हम बात कर रहे हैं ईरान और इजराइल की। इजराइल ने पूरी तैयारी कर रखी थी, जहाज़ों में बम लगा रखे थे, टारगेट्स आइडेंटिफाइड थे और किसी भी वक्त ईरान पर हमला होने की बात थी। लेकिन 24 घंटे में सारी तस्वीर ही बदल गई है। 24 घंटे में सारी पिक्चर पूरी तरह से चेंज हो गई है। जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंयामिन नेतन्याहू, उनका कहना है कि हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था, ये सारी खबर फेक थी, ये सारी खबर झूठी थी। सवाल ये है कि ये ईरान के मिसाइलों का डर है या कुछ और, जो एकदम से ये सब कुछ पलटा खा गया। देखिए, ट्रंप और ईरान के बीच में बात हो रही है और ट्रंप इस पूरी बातचीत को कमांड कर रहे हैं। ट्रंप जो चाह रहे हैं वो हो रहा है इस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच, या हम कहें कि इनडायरेक्ट ईरान और इजराइल के बीच। मुद्दा परमाणु कार्यक्रम को लेकर है और अमेरिका चाहता है कि ईरान जो है वो अपना परमाणु कार्यक्रम रोक दे। ईरान चाहता है कि उसका यूरेनियम का जो संवर्धन है वो जारी रहे। वो अपना परमाणु कार्यक्रम इस हद तक रोकने को तैयार है कि वो परमाणु बम नहीं बनाएगा, लेकिन उसने कहा है कि यूरेनियम का संवर्धन जारी रखेंगे। लेकिन 22 तारीख को अमेरिका और इजराइल के बीच, यानी ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन कॉल होती है और 5-6 दिन के अंदर सब कुछ बदल जाता है। अब नेतन्याहू ये कहने को तैयार हैं कि हम ईरान पर किसी तरह का कोई हमला करने नहीं जा रहे। ये एक फेक न्यूज़ थी, जबकि इसी महीने के शुरुआत से इस बात के ये सिग्नल मिल रहे थे कि इजराइल ने ईरान पर हमले की पूरी तैयारी कर ली है और किसी भी वक्त ईरान पर कोई स्ट्राइक लॉन्च कर सकता है। जी, पूरी स्ट्राइक की तैयारी थी, क्योंकि ये रेड लाइंस जो है ना, ये बहुत पहले से ड्रॉ हो चुकी थी। आपको अगर ये पिछले 2 महीने के 3 महीने की जो सारी सिचुएशन है आप उसे समझेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि जो लाइंस थी वो पूरी तरह से ड्रॉ हो गई थी। ईरान ने, जैसा कि मुर्तज़ा ने बताया, कि ईरान का कहना था कि हम इनरिचमेंट नहीं रोकेंगे, हम संवर्धन जारी रखेंगे। लेकिन इजराइल भी इस बात पर पूरी तरह से आमादा था और नेतन्याहू ने बार बार अपने बयानों में कहा कि हम उनके पास एटॉमिक एनर्जी नहीं चाहते, हम किसी भी तरह से ईरान के पास एटॉमिक एनर्जी नहीं रहना देना चाहते। देखिए, 2 चीज़ें हैं। एटॉमिक एनर्जी जो है वो 2 तरह से इस्तेमाल होती है, एक बम बनाने के लिए और दूसरा जो पावर बनाने के लिए, जो बिजली इस्तेमाल की जाती है। आजकल जो वो एक ट्रेडिशनल सोर्स था बिजली पैदा करने का, कोयला जला के और पानी से, उसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी से भी बिजली पैदा करने की बहुत सारी कवायद चल रही है, क्योंकि ये क्लीन एनर्जी मानी जाती है और बहुत ज़्यादा सस्ते में ये एनर्जी उपलब्ध हो जाती है। और एक बार आप शुरू कर दें तो वो प्लान जो है वो लगातार चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर सब कुछ बदला, और सब कुछ बदला ट्रंप और नेतन्याहू के फ़ोन कॉल के बाद। तो उस फ़ोन कॉल में क्या बातचीत हुई होगी, क्योंकि हम वहाँ ऐसा तो है नहीं कि हम बता सकें, लेकिन एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या बात कही होगी, क्या कहा होगा ट्रंप ने नेतन्याहू से। देखिए, ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आपकी बहस हुई नेतन्याहू से और क्या आपने उन पर दबाव डाला, आपने उनसे क्या कहा ईरान को लेकर, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने नेतन्याहू से साफ कहा है कि आप हमला नहीं करेंगे जब तक ईरान से अमेरिका की बात चल रही है। हमारे पास 2 विकल्प हैं, एक है डिप्लोमेटिक सोल्यूशन और दूसरा जो है हमला या स्ट्राइक, या आप युद्ध कहिए। तो ट्रंप ने कहा कि हम अभी डिप्लोमेटिक सोल्यूशन जो है वो चाहते हैं, अभी युद्ध पे नहीं आना चाहिए, जबकि उन्होंने कहा है कि हमारे पास हमेशा दूसरा जो विकल्प है उसे हमेशा वो अपना सकते हैं। लेकिन सुहेल, आपको क्या लगता है कि 5-6 दिन के अंदर ऐसा क्यों हुआ कि नेतन्याहू जो है वो कहने को मजबूर हुए कि हम हमला नहीं करेंगे, जबकि उससे पहले CIA के अधिकारियों के हवाले से इस तरह की रिपोर्ट जो है वो अमेरिका की मीडिया में आई और फिर इजराइल की मीडिया में बताया गया कि इजराइल किसी भी वक्त हमला कर सकता है। देखिए, इस चीज़ को 2 नज़रियों से देखने की ज़रूरत है। एक है जो अमेरिका का नज़रिया है और एक जो है इजराइल का नज़रिया है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को डील मेकर के तौर पे लेकर आए थे और डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि जितनी भी लड़ाइयाँ चल रही हैं सब ख़त्म करवा दूंगा, जितने भी ये मसले हैं सबको ख़त्म करवा दूंगा। लेकिन जब से वो प्रेसिडेंट बने चीज़ें उलझती गई हैं। अब गज़ा को ले लीजिए, आप यमन को ले लीजिए, उसके बाद आप जो लेबनान सीरिया में हो रहा है उसको ले लीजिए, यूक्रेन रशिया को ले लीजिए, चीज़ें उनके कंट्रोल में आई नहीं है। और इस युद्ध का दायरा मेरे ख्याल से ट्रंप नहीं चाहते कि किसी भी तरह से बढ़े, क्योंकि टैरिफ लगाने के बाद से दुनिया भर में एक एंटी ट्रंप वेव है। जो लोग हैं वो सोच रहे हैं कि नहीं यार, ट्रंप को इतना ज़्यादा लीवे नहीं देना है,
हम इतनी ज़्यादा ट्रंप की बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। और पिछले कुछ दिनों के अंदर रशियन जो लिवरोव हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो ये भी कहा कि हम ट्रंप को सीरियसली नहीं लेते। ट्रंप बहुत सारी बातें करते हैं, हर बात को हम सीरियसली नहीं लेते। लेकिन एक बात है कि ट्रंप ने अप्रैल के महीने में वहां पर B-2 बॉम्ब तैनात कर दिए थे डियोगो गार्सिया में जी। और उसके बाद उन्होंने जो है ये लग रहा था कि अगर ईरान को लेकर बातचीत शुरू नहीं होती है या फेल होती है तब इस तरह के जो असेट्स हैं एयर पावर के वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब एक बात इसमें एक और ख़ास ये है कि नेतन्याहू ने कहा है कि ये फेक न्यूज़ है, यानी वो ये मान रहे हैं कि इस तरह की खबर जो है प्लांट की गई, इजराइल को बदनाम करने की कोशिश की और ये इजराइल का एक जो हॉकिश अप्रोच रहती है ईरान को लेकर, जो कई बार वो कह चुके हैं कि हम कुछ किसी भी कीमत पर ईरान को बम बनाने नहीं देंगे, परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। तो अचानक उनको ये क्यों कहना पड़ा है कि हम ऐसा हमला कोई नहीं करने जा रहे हैं? और ट्रंप तो ये बोल रहे हैं कि हम मुश्किल से 1 या 2 हफ्ते के अंदर हम किसी रिजल्ट के साथ सामने आएंगे और तब वो डील देखने वाली होगी। लेकिन वो रिजल्ट क्या होगा, बड़ा सवाल यही है, क्योंकि ईरान ने अपनी लाइंस बहुत अच्छे से ड्रॉ कर रखी हैं। ईरान के हर नेता ने, वो भले अली खामनेई हों या उनके नीचे जो भी उनके मिनिस्टर्स हैं, उनके जो जनरल्स हैं, हर आदमी ने ये बात कही है कि भले कोई भी बातचीत हो, बातचीत कामयाब हो या ना हो, हम यूरेनियम का इनरिचमेंट, जो यूरेनियम संवर्धन है, उसे बंद नहीं करेंगे। मतलब हमारी एटॉमिक एनर्जी की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो ख़त्म नहीं होंगी। जबकि इजराइल ख़ास तौर से ये चाहता था कि ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ बिल्कुल ना रहे। लीबिया मॉडल की बार बार बात हुई है कि जिस तरह से लीबिया से टोटल न्यूक्लियर एनर्जी का जो भी उनके पास सिस्टम था, जो भी उनके पास कैपेबिलिटीज़ थी, उनको हटा दिया गया, वहाँ से निकाल लिया गया। वही मॉडल ईरान में लागू करना चाहते थे, बट उन्होंने पहले से कह दिया था कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। देखिए, इसमें एक पेंच और भी है। ये मान के चलिए कि ट्रंप जो है वो बातचीत से खुश हैं, वो खुद भी बोले हैं कि आई एम हैप्पी विद द जो भी ऑनगोइंग टॉक्स हैं, और ईरान भी जो है वही बातचीत में अभी शामिल है। ईरान ने बैकआउट नहीं किया है, यानी कि दोनों एंड पर जो है वो ये समझा जा रहा है कि बातचीत उनके फेवर की हो रही है। अगर ट्रंप के फेवर की बात हो रही है तो इसका मतलब वो इजराइल का पक्ष रख रहे हैं, तो इससे इजराइल को खुश होना चाहिए। और अगर ईरान बातचीत में अब भी शामिल है तो उसके पक्ष की बात हो रही है। वो ये भी कहा जाता है कि वो यूरेनियम के संवर्धन को लेकर जो उसकी डिमांड है वो कुछ हद तक मान ली गई है या मानी जा सकती है। तो अगर दोनों कैंप तो खुश नहीं हो सकते इस बात को लेकर। एक कैंप ऐसा है जिसको हताशा मिलेगी, या एक कैंप जो है वो जीत का ऐलान करेगा, या कहा जाएगा कि हम इस बातचीत में आगे रहे। बिल्कुल। तो यहां क्या फंसता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, अभी तक जो जिस तरह से पता चल रहा है और जिस तरह का दबाव ट्रंप ने नेतन्याहू पर बनाया, उससे तो मुझे यही लगता है कि कहीं ना कहीं बातचीत जो है वो ईरान के पक्ष में जा रही है। अच्छा, एक दूसरी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊंगा। 2 दिन पहले फाइनेंशियल टाइम्स ने, 2 या 3 दिन पहले, जो अमेरिका का एक बड़ा अखबार है, उसने ट्रंप के बारे में लिखा कि ट्रंप इज़ लाइक टैको। टैको जो है वो एक मैक्सिकन फूड है और वो हमारी रोटी की तरह, और उसमें बीच में फिलिंग्स भरी जाती हैं। उन्होंने लिखा कि ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। ट्रंप जो है वो हमेशा आगे बढ़ते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं। वही उन्होंने टैरिफ के मामले में किया, पहले चीन पर 150% लगा दिया, फिर वापस चल लिया। ऐसे ही यूरोप के साथ उन्होंने वापस ले लिया। इसी तरह से यमन से उन्होंने फौज अपनी, यमन के चारों तरफ जो हमले की बात करी थी वो हटा ली। तो ट्रंप पर अब ये भी आरोप लगने लगे। अमेरिकन मीडिया में उनसे सवाल पूछा गया कि आपको टैको कहा जा रहा है, आपके बारे में कहा जा रहा है कि ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। तो ऐसा लगता है कि यहां पर भी कहीं ना कहीं ईरान के सामने ट्रंप ने हथियार एक तरह से डाल दिए हैं। देखिए, ट्रंप, मेरा मानना है कि अगर वो ईरान के सामने हथियार डालेंगे तो इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान होगा, और वो इजराइल को अकेला नहीं छोड़ सकते। इजराइल पे ही अमेरिका की राजनीति बहुत हद तक निर्भर करती है, और पूरे वेस्ट एशिया में जो उसका सबसे मजबूत एलाई है वो इजरायली है। लेकिन मुझे लग रहा है पिछले कुछ दिनों में चीज़ें बदली हैं। कहीं ना कहीं इजराइल को जो जिस तरह की बॉन्डिंग थी ट्रंप और नेतन्याहू की, जब शुरुआत में ट्रंप आए थे तो जिस तरह से वो एक दूसरे से दोस्तों की तरह पेश आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं खटास पैदा हुई है, और उसमें गजा भी एक बहुत बड़ा रीजन है। लेकिन बंकर बस्टर बम तो आज भी सप्लाई कर रहे हैं, और अमेरिका से लगातार खेप पहुंची है। C-17 ग्लोबमास्टर जैसे जहाज जो हैं, कई जहाज जो हैं वो इजराइल पहुंचे हैं इस तरह के नई कंसाइनमेंट को लेकर, जिसमें ऐसे हजारों पाउंड के बम हैं जो गाजा में इस्तेमाल हो रहे हैं, जो लेबनान में इस्तेमाल हो रहे हैं, और जिनसे अब यमन पे ही बमबारी हुई है। यमन के सना एयरपोर्ट पर, जो वहां की राजधानी है, उसके एयरपोर्ट पर इजराइल ने हमला किया, और वहां पर जो उनका आखिरी यात्री विमान था यमेनिया एयरवेज
का वो भी तबाह कर दिया। और ये एक सिग्नल है यमन को भी कि जिस तरह से हूती वहां से मिसाइल अटैक कर रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल अटैक, जिनको रोकने में इजराइल नाकाम रहा है, उसके खिलाफ इजराइल कार्रवाई करते हुए किस हद तक जांचता है। तो ये एक और मैसेज है। तो मैसेज इजराइल ने दिया यमन को, मैसेज इजराइल देता आ रहा था ईरान को भी, लेकिन जिस तरह से पिछले 24 घंटे के अंदर डेवलपमेंट्स हुए, इसीलिए हमने ये सारी बात कही कि क्या ईरान से डर गया है इजराइल, नेतन्याहू क्यों बोले हैं कि हमला नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें पिछले 24 घंटे के अंदर जिस तरह के डेवलपमेंट हुए हैं, वेस्ट एशिया की जो पूरी पॉलिटिक्स है वो अपने आप में चौंकाने वाली है। कब वहाँ पर क्या बदलाव हो जाए और कब कौन किसका दोस्त बन जाए और कौन किसका दुश्मन बन जाए, उसे एक्सप्लेन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। देखिए, एक बार पहले भी कहा था कि ट्रम्प जो है किम जोंग उन से मिल चुके हैं। हाँ। उनकी मुलाकात हुई थी सिंगापुर में और वो जाके मिले साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पे भी। तो क्या हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं, चाहे इसे हम अभी बहुत ही हाईली इसे हम दूर की कौड़ी का ऑप्टिमिस्टिक हम इसे बात करें, क्या ट्रम्प और खामेनी के बीच जो है बातचीत हो सकती है? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ट्रम्प तेहरान जाए, वहाँ मिलें? लेकिन देखिए, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में सब कुछ मुमकिन है और ट्रम्प ने दिखाया है कि वो ऐसा कर सकते हैं। तो जैसा मुर्तज़ा ने कहा कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में सब कुछ पॉसिबल है और ट्रम्प जिस तरह के कैरेक्टर हैं, ट्रम्प जिस तरह की पर्सनालिटी हैं, उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। अहमद शहर से तो मिले ही वो। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सीरिया में जिस आतंकवादी के ऊपर करोड़ों रुपए का इनाम था, जो अमेरिका की तरफ से ही, हाँ, अमेरिका का जो जिसको CIA ने बहुत बड़ा आतंकवादी घोषित किया, अमेरिका सीरिया में ISIS का जो सबसे बड़ा आतंकवादी था, उसे जाकर ट्रम्प जो है सऊदी अरब में मुलाकात करते हैं। तो अब देख लीजिए कि ट्रम्प कुछ भी कर सकते हैं और हम ये चीज़ ईरान और इजराइल के साथ भी होते हुए देख रहे हैं। तो पिछले 3-4 महीने में एक बात तो पक्की हो गई है कि ट्रम्प बहुत अनप्रेडिक्टेबल हैं, वो कभी भी कोई भी फैसला ले सकते हैं और उनके फैसले जो हैं वो किसी भी चीज़ पर आधारित नहीं होते, वो उनके अपने पर्सनल विम एंड फैंसीज होती हैं। तो क्या नेतन्याहू के साथ जो उनका याराना था, जो उनकी दोस्ती थी, जो उनका कमाडरी था, वो ख़त्म हो चुका है? क्या नेतन्याहू को ईरान के खिलाफ हमला ना करने की नसीहत दी गई और इसीलिए नेतन्याहू ने ये बयान दिया? अगले कुछ दिनों के अंदर ये चीज़ें बहुत क्लियर होंगी, जब एक बार फिर ईरान और US टॉक्स शुरू होंगी, न्यूक्लियर टॉक्स होंगी। उसके बाद आगे क्या निकलता है, किसका पलड़ा भारी रहता है, कौन जीतता है, कौन हारता है, सारी चीज़ अगले कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगी।